क्या क्या आपको ये लगता है दोस्तों कि रवीश कुमार की जो शोहरत है वही उनकी समस्या है? अरे भागते हैं भैया। रवीश जो हैं, रवीश को फैंस पसंद नहीं है। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? और एक बात और हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता, बहुत धन्यवाद। ये रश्मि रश्मि रवीश भाई, रश्मि में आपका स्वागत। और रश्मि संस्कार जो सब होते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे करने नहीं देना चाहते। एक बात आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि चाहे वो दिखने की बात हो, चाहे वो लिखने की बात हो, चाहे वो सुनने की बात हो, रवीश हर जगह इनकी मौजूदगी है। हर जगह रवीश नज़र आते हैं और चुप भी हो जाते हैं। ये वो पहले ऐसे इंसान हैं जो टेलीविज़न के स्क्रीन को ब्लैक कर देते हैं, जिसके बारे में हमसे कहा जाता है। ये वो पहले ऐसे पत्रकार, पहले ऐसे एंकर हैं। एंकर्स के बारे में कहा जाता है, नेहा भी एंकर हैं, हम भी एंकर हैं। हम लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर 2 सेकंड अगर आप चुप हो गए स्क्रीन पर, तो हमारा जो डायरेक्टर होता है, जिसका ईयरपीस हमारे कान में लगा होता है, उसकी आवाज़ आती रहती, वो डांटता है पूरी तरह से, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या तरीका है ये, चुप क्यों हो गए। मतलब एंकर के बारे में और एंकर से उम्मीद कोई भी चैनल ये करता है कि वो बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे। और जो जो चर्चा आजकल होती है टीवी पर, खूब खूब डिबेट होती है या नहीं, खूब शोर शराबा, मार गाट, चीखना चिल्लाना होता है ना, इकलौते रवीश ऐसे हैं जो अच्छा अरे बिल्कुल, कहाँ भाई, बाहर है, बिल्कुल है, लपरेक। कतार भी है, बाहर भी है, चिंता मत कीजिए। ये रवीश के बनने की प्रक्रिया क्या है? बहुत तकलीफ दे है क्योंकि ये जो बनना होता है हर पल बनना होता है। और आप लोगों की निगाह में ना तो पहली बार के लिए बनते हैं ना आखिरी बार के लिए बनते हैं। रोज़ रोज़ अपना इम्तहान देना पड़ता है। कुछ लिखने से पहले वो गलत हो सकता है, लोग नाराज़ हो सकते हैं, कुछ दिखाने से पहले उनकी राय बदल सकती है, और कार्यक्रम के साथ साथ आपके बारे में भी राय बदल सकती है। तो बहुत ही आप समझिए कि हम रस्सी की धार पर चलते हैं, उस पर कब फिसल जाएं, कब गिर जाएं, इसका ख़तरा तो रहता ही है। तो बहुत ही तकलीफ़ दे प्रक्रिया है। तब भी जब कोई कार्यक्रम या कुछ लिखना आपका लोगों के बीच सराहा जाता है, और तब भी जब आप पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ईमानदारी से आपने साफ गोई से ये कहा है। आप ये कहते हैं रवीश कि मैं किसके लिए लड़ूं, क्यों कहते हैं ऐसा, जबकि आप तो सबके लिए लड़ते हैं, इन बच्चों के लिए लड़ते हैं, इस देश की आम जनता के लिए लड़ते हैं, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बोलते हैं, उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। फिर भी ये जो दर्द आता है रवीश का कि मैं किसके लिए लड़ूं, बुरा लगता है आप लोगों को? क्या आप लोगों को तकलीफ होती है कि आखिर आखिर रवीश मजबूर क्यों हुए ये बोलने के लिए? दोस्तों बताइए। देखिए, हम या आप या हम दोनों, हम सभी किसी को हमेशा विजेता के फ्रेम में देखते रहने की आदत पाल लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि जो लड़ने वाला है वो अपने भीतर, अपने मन के भीतर भी कुछ लड़ाइयाँ हार रहा होता है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स किसी इतिहास में मैं नहीं जानता जो हर लड़ाई जीतता है। एक लड़ाई जीतने वाला भी 100 लड़ाई उसी वक्त हार रहा होता है। तो उस हारने की एक तकलीफ़ है, पीड़ा है, जो सईद चुप कराती है। और कई बार मुझे लगता है कि मैं इस मोर्चे पे तो जीतता हुआ लग रहा हूँ, लेकिन वो तमाम मोर्चे भी दिख रहे होते हैं मुझे जिस पे मैं हार रहा होता हूँ। वो बहुत सारे मोर्चे हो रहे होते हैं। हो सकता है कि आप दुनिया को कह रहे हैं कि हमें एक रास्ते पे चलना है, हो सकता है कि आपका कोई बहुत करीबी ठीक उसके विपरीत रास्ते पे चल रहा हो, तो आप उसको बदल नहीं पा रहे हैं। तो आप कहते हुए तो जीत रहे हैं, लेकिन नहीं बदलते हुए हार रहे हैं। तो एक ही साथ आप विजेता होने के साथ साथ पराजित भी हैं दोस्त। कहाँ से फिर वो लड़ने की शक्ति मिलती है? वो आती है मेरे अकेलेपन से, क्योंकि मैं ज़्यादातर अकेला रहता हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मेरे सहमत हैं आप अकेलेपन लोग? से आती है। बिल्कुल बिल्कुल ये इतने लोग हैं जो रवीश। आप सब हैं मेरे साथ, लेकिन
लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं आम तौर पे अकेला रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी एकाकी है, बहुत कम अपने आप को लोगों के बीच बांटता हूँ। और जब आप अकेले होते हैं तभी आपके भीतर ताकत का असली इम्तहान होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आपके लिए आना चाहते हैं, और मैं अकेले चल के देखना चाहता हूँ कि मैं वहाँ तक जा सकता हूँ कि नहीं। वो जो जिसने अपने कॉलर को ऊंचा किया हुआ है, मज़ा इसी में है कि अकेले चल के उसके कॉलर को थोड़ा नीचे कर दिया जाए। क्या है कि बात, नहीं? क्या बात। बहुत लोग हीरे हुए, बहुत लोग मंचों पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते रहे। हमारा फन इसी में है कि हम उनको मंच से उतार दें। और उसमें बहुत ही बखूबी आप अपना काम कर रहे हैं। सवाल ये कि ये रवीश भाई, ये जो युवा वर्ग यहाँ पर बैठा है, आपको इन्हें इन्हें सारे पता है? युवा हैं, कोई मेरे जैसे नहीं है क्या? अरे आप तो सबसे ज़्यादा युवा हैं दोनों, सबसे ज़्यादा चमक रहे हैं आप। रवीश को दोस्तों आपको बताएं कि बड़ा अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी में जाना। रवीश को बड़ा अच्छा लगता है कैंटीन में आप लोगों से बैठकर गपशप करना, आप लोगों के साथ खाना खाना, आप लोगों से मिलना जुलना। और यही वो ताकत है फेसबुक की, यही वो ताकत है ट्विटर की, यही वो ताकत है सोशल मीडिया की। हैं आप सब? फिर ऐसी क्या वजह हुई रवीश, ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने आप को इतना रेस्ट्रिक्ट कर लिया सोशल मीडिया से? देखिए, मैं इसको जल्दी समझ गया था कि ये जो गाली देने का सिलसिला है, वो एक राजनीतिक रूप से संगठित सिलसिला है, और एक प्रायोजित तरीके से कुछ पत्रकारों को एक तरह से चिन्हित किया गया और गालियां दी गईं। कुछ लोगों ने कहा कि समाज बदल गया है, उससे बोलना नहीं आ रहा है, तो वो गालियां दे रहा है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो कोई मेरी बात सुन नहीं रहा था कि आपकी नज़र के नीचे से एक ऐसी गुस्ताखी हो रही है जो आपकी नहीं, आपके बाप दादाओं के अर्जित लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। ठीक, आप जो अभी यहाँ गुलाब जामुन खा रहे हैं, उसको खिलाने के लिए, ताकि आप खा सकें, बहुतों ने अपनी पीठ पे बहुत लाठियाँ खाई हैं। भाषण देके इस वक्त नेता बनना सबसे आसान वक्त है ये। तो ये गालियों का सिलसिला चला, और इसको कई लोग इसको सपोर्ट में इसके खड़े हो गए कि ये ट्रोल हैं, जैसे ये बाराती के दूल्हे के सहबोले आए हों कि उसके साथ साथ आए, इनको बर्दाश्त कीजिए। तो ये गलत हो रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि अगर दुनिया इतनी तेजी से बदल गई, जो गालियों में बात कर रही है, क्योंकि उसे बात करना नहीं आ रहा, तो ये ज्यादातर गालियां तो लड़कियों के खिलाफ हैं। क्या उनके भाई और उनके बाप घरों में इसी तरह से बात कर रहे हैं क्या? आपने कब सुना? 2014 में सुना, 2015 की फरवरी में सुना, 2016 की फरवरी में सुना। कब सुना आपने अपने घरों में कोई गाली देके बात कर रहा है? कब सुना आपने? ये लोकतंत्र कब बदल गया? कब हमारे आपके बीच की जो सार्वजनिक बातचीत की जो तरीका है, वो कब बदल गया? मुझे बताइए। तो आपको इसलिए पता नहीं चला कि वो दरअसल बदला नहीं था। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गुंडे खड़े कर दिए, जिसका अंग्रेजी में नाम है ट्रोल। और गुंडों की भाषा को लोकतंत्र में सवाल के नाम पर जायज बनाने की कोशिश आज भी हो रही है, आज भी हो रही है। आप इस फर्क को समझिए। नेता से मोहब्बत करना, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और हमको सवाल पूछने देना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप पत्रकार में भी नेता की छाया देखेंगे तो सत्यानाश करेंगे इस लोकतंत्र का। मैं बता रहा हूं इसका हिसाब किताब क्या है, एक लाइन में बता देता हूं कि नेता को आपने वोट दिया तो अपने मोहब्बत की कीमत आप डायरेक्ट वसूलो। अगर एजेंट हमको बनाओगे तो हम कितना वसूल लेंगे, आपको चवन्नी नहीं मिलेगा। ए से लेकर जेड तक, सिपाही से लेकर कमांडो तक सब मेरे पीछे खड़े रहेंगे। क से तो कोई सुरक्षा होती नहीं, ख से तो कोई सुरक्षा होती नहीं। सुना है सुरक्षा बहुत अंग्रेजी है, वाई और जेड से होती है। कहानी है, दो प्रेमी हैं। मैं अपने समय को, मैं यही सोचता हूं कि ये जो हमारा समय गुजर रहा है या जो गुजर चुका है, उस वक्त के दो प्रेमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे। क्या प्यार करना सिर्फ एक दूसरे को छूना है, महसूस करना है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हम हाड़ मांस के शरीर तो है नहीं। और जो प्यार करने वाला होता है वो दरअसल बागी होता है, कम से कम इस देश में, कि उसे कम से कम परिवार से लेकर समाज और देश तक से लड़ना पड़ता है। हमारा प्यार तो असली है ना,
हाँ, पर ये तुम क्यों कह रही हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ, लेकिन इसका प्यार के असली होने से क्या संबंध? कुछ तो है, पर कैसे कहूँ? यार देखो, इस दिल्ली में सांस लेने के लिए हवा नहीं तो प्यार की गारंटी कौन देगा? क्या तो प्यार असली नहीं है? ये भी फेक निकला। मैंने ये कब कहा कि इश्क फेक है? तुम भी किन ख्यालों में खोई रहती हो? अच्छा, मुझे तो पता था कि हमारा प्यार असली है, तुम फेक नहीं हो। तो फिर पूछती क्यों हो? प्यार तो असली है, लेकिन 500 का नोट नकली हो गया। तभी तो खाली हाथ आई हूं। बट हैप्पी बर्थडे समर। कोई नहीं, हमारा प्यार समझो 2000। आप जिस संस्थान के साथ काम करते हैं, जिस संस्थान में रात को हम लोग सब आपको देखते हैं, सुनते हैं, पर मेरी तो टीआरपी जीरो है। मैं उल्टा दुनिया का अकेला जीरो टीआरपी एंकर उल्टा हूं। इसका उल्टा है। ये बहुत मॉडेस्ट हैं हमारे रवीश भाई, इसका बिल्कुल उल्टा है। आजकल हम उस चैनल के बारे में कहते हैं कि अरे 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 ये क्या, और आपके बारे में कहते हैं वाह 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 वाह, देखो 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 देखो। तो जब ये इस तरह की स्थिति होती है कि जिस संस्थान में आप हैं उसके बारे में कुछ और बातें होती हैं नेगेटिव, और आपके बारे में पॉजिटिव होती हैं, तो ये कितनी बड़ी रवीश भाई दुविधा है, कैसे आप उससे मैनेज करते हैं? काम पे ज़्यादा फोकस रहता है और ये दुविधाएं तो हर जगह हैं, है ना। और मैं वहाँ खुश हूँ, मुझे करने की आज़ादी है, इसलिए वो मेरा है। जो भी है उसका गुण अवगुण सब मेरा है, मैं उससे भाग नहीं सकता हूँ। और जिस जो आज़ादी उस संस्थान से मिली है, मैं इसकी कल्पना कहीं नहीं कर सकता। अगर आप यकीन कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए कि मैं सचमुच अपना आइडिया किसी को नहीं बताता हूँ और कोई मुझसे नहीं पूछता है। मैं कल क्या होगा मेरे साथ मैं नहीं जानता हूँ, पर आज तक मैंने एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जो मैंने अपने किसी कॉलीग को भी बताया हो। ब्लैक स्क्रीन के बारे में उस संस्थान के भीतर कोई नहीं जानता था, ये मैं वहीं कर सकता था। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी जो माइम का किया, तो माइम शब्द को ही मैं 6 बजे से पहले नहीं जानता था कि इसे माइम कहते हैं। तो मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था कि डीडी में वो देखे थे उसको क्या बोलते हैं यार, ऐसे ऐसे करता है, दीवार छूता है, ऐसे निकलता है। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ ऐसे लोगों में उसका रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो हमें वो समझना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई मुझे कुछ भी दे सकता है, पर 20 साल जो मैंने उस संस्थान में गुजारे हैं, ये आज़ादी कोई नहीं दे सकता। मुझे तो लगता नहीं कि मुझे कहीं मिलेगी ऐसी आज़ादी। बहुत बहुत ईमानदारी से नौकरी मिल जाएगी, मैं एडिटर हो सकता हूँ, मैं खुद भी चैनल खोल लूँगा, तो पता नहीं वैसी आज़ादी मिलेगी कि नहीं बहुत मिलेगी। बहुत बहुत बड़ी बात। लेकिन जो हमारी हमारी जिस माध्यम के लिए रवीश भाई हम लोग काम करते हैं, टीवी, टेलीविज़न, वो घर घर में जाता है, बेडरूम में जाता है, पान वाले के पास, बीड़ी वाले के पास, और सूचना क्रांति के माध्यम से वो गांव गांव, कस्बे कस्बे, हर जगह पहुंच गया है। एक बंधी बंधाई लीक थी, एक बना ठना एंकर बैठता है, वो बात करता है, अच्छी तरह से खबरें आपको बताता है, उसकी भाषा अच्छी होती है, उसकी शैली अच्छी होती है, और वो बहुत अच्छी तरह से सब कुछ पेश कर देता है, राइट? हाँ या नहीं दोस्तों? कैसे कैसे आपने इस लीग को तोड़ा, कैसे आप अलग हटे, कैसे आपने भाषा और दूसरी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनसे हटकर अपनी सोच को अपने शब्दों में और अपनी स्टाइल में पेश किया और वो पसंद किया जाने लगा? क्या क्या ये खतरा कभी नहीं था कि अगर मैं ये करूंगा तो नहीं, मुझे लोग रिजेक्ट कर देंगे? सईद भाई, ऐसा नहीं है। वो आप जब जोखिम लेते हैं तो उसका तनाव होता है। मैं पिछले ही शुक्रवार को जब ये करने जा रहा था, तो हमारे कोई नए सहयोगी बैठे थे, उनको मैंने कहा अब मैं कान पकड़ता हूँ, मैं इतना प्रयोग नहीं करूँगा, बहुत टेंशन होता है। शो के पहले पूरे पसीने से आप भीग जाते हैं, मालूम नहीं कि किस तरह का रिस्पॉन्स होगा, पर आप कर देते हैं। देखिए, टेलीविज़न में क्रिएटिव होने की बहुत संभावनाएं हैं। अभी भी हम उन संभावनाओं को एक्सप्लोर नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारे दर्शक एक ही चीज़ को पसंद करते होंगे। जब वो घर में एक खाना नहीं खाते, एक कपड़ा नहीं पहनते, तो एक ही तरह का फॉर्मेट वो कैसे देखना पसंद करेंगे? पर वो देखते होंगे, बस एक सिलसिला चला आ रहा है, उनकी रोज़ रात की ज़रूरतें हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन मेरा दर्शकों में बड़ा विश्वास है कि उन्होंने मुझे ऐसे ही देखा है। कहते हैं ना कि मोहल्ले के जिस लड़के को आप देखते हैं जैसे बचपन से बड़े होते तक, उसे आप वैसे ही देखते हैं। गुड्डू तो ऐसा ही है, देखते तुरंत दो बात में घबरा जाता है ना।
हम कुछ भी हो जाएं तो मेरे मोहल्ले की आंटियों से पूछेंगे तो बहुत घबरा जाता है, बच्चे से ऐसा था है ना। तो मेरे बारे में सबसे पहले वो वही यही सोचती हैं कि उसको ज़रा कोई फ़ोन करो, बहुत घबरा गया होगा। तो मैं घबराता हूँ, मुझे डर भी लगता है, मैं डरपोक हूँ। क्योंकि अगर आप डरपोक नहीं हैं तो बहुत चांस है कि आप बहुत शातिर आदमी हैं। जो भी आदमी कहता है कि वो शेर है, दरअसल वो इंसान नहीं कुछ और है। जो भी आदमी, चाहे नेता हो, अभिनेता हो या एंकर हो या कोई भी हो, जिसने कहा कि वो शेर है वो इंसान नहीं कुछ और है। क्योंकि शेर के लिए तो अलग व्यवस्था प्रकृति ने की है। भाई जब जंगल में शेर है तो तुम डुप्लीकेट बन के काहे घूम रहे हो? भाई अगर आप शेर हैं तो क्या हम भी बाड़ा लगा दें आपके आगे पीछे? चिड़िया खाने के डायरेक्टर को बोले कि इनको घास मीट अंदर फेंको, इनको बाहर मत निकालो, ये खतरनाक है, तो नहीं। तो वो एक खतरा आप लेते हैं। और एक वजह यह है कि टेलीविज़न की दुनिया बहुत महंगी दुनिया है, बहुत ही महंगी दुनिया है, बहुत हर सेकंड दांव पे लगा होता है। और इसका जवाब मैं खुद अपने आप हूँ, मैं बहुत सस्ता हूँ। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें पैसा लगता है। नहीं, आप बहुत बहुत कीमती हैं, हम महंगे नहीं कहेंगे, लेकिन आप हमारे लिए बहुत तो कीमती हैं। प्रोडक्शन हम का कॉस्ट बहुत कम होता है, नहीं, सही, हम बहुत सब कम। चलिए, बहुत अच्छी बात। गुड्डू नाम है आपका घर नहीं, का? गुड्डू गाम नहीं। क्या है बता दीजिए। फिर कभी। जानना नहीं चाहेंगे आप लोग? अब आज तो रवीश को आप छोड़ेंगे नहीं भाई। विकिपीडिया पे भी तो कुछ सर्च कीजिए जहां मेरे बारे में गलत सलत निकली है, फिर कभी। हमने ये सुना कि फैन कल्चर जो है वो आपको पसंद नहीं है। हाँ, क्यों? मैं क्यों? मैं क्यों? देखिए नहीं, नहीं, उसमें बुराई। अच्छा, पहली बात तो पसंद ही नहीं है। आप और हम सब इन्हें पसंद नहीं है भाई। नहीं तो मैं कहता हूँ। आपका लड़ने का हक बनता है या नहीं बनता है? क्यों पसंद नहीं, नहीं? मैं क्यों कहता हूँ, देखिए जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीते तो जावेद भाई भी वहाँ थे। तब मैं अपने लाइव में कह रहा था कि आज से ये राजनीतिक बदलाव का दावा करने वाली पार्टी को हुकूमत में मौका मिला है और आज ही से आप जनता में बदल जाइए, फ़ैन मत बनिएगा। फ़ैन आप शाहरुख खान के हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप विराट कोहली के हो जाइए, अच्छी बात है। राजनेता का फ़ैन कभी भी नहीं होना चाहिए। राजनीति में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दो चीज़ की। या तो आप सीधे किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन जाएं, बहुत अच्छा होता है। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता बनना, वो अपनी पार्टी को जीता है, उसके लिए लाठी खाता है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा स्पेस है जनता का, वो जनता का रहना चाहिए। फैन जो है, राजनीतिक दलों ने एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर बनाया है। सारे बदमाशी का काम वो फैनों से करवा रहे हैं। सारे बदमाशी का काम कहते नहीं हमारे लोग तो नहीं है, फैन है बोल रहे हैं ऐसे करके। तो ये जो राजनीति का फैन है, दरअसल वो गुंडा का अंग्रेजी नाम है। ठीक, तो आप किसी नेता को सपोर्ट कीजिए, जनता बने रहिए 5 साल तक, फैन मत बनिए किसी का। अगर आप फैन बनते हैं तो आप सवाल करने के अपने अधिकार और अपने हक को आप त्याग देते हैं। हम फैन हैं, जैसे हम सोचते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि शाहरुख की फिल्म आ रही है, अच्छी नहीं होगी तो मैं देख लूंगी यार, मैं तो पता नहीं 150 रुपये का नुकसान हो जाए, पर शाहरुख की फिल्म फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। ये फैन की मेंटेलिटी होती है, वो आउट नहीं होना चाहिए, उसकी फिल्म फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। पर राजनीति में आप फैन बनेंगे ना तो रोज उसकी परीक्षा लेनी पड़ती है, नेताओं के फैसले की अलग अलग स्वरूप में। तो इसलिए आप नेता और पत्रकार इन दोनों को फैन कैटेगरी से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों के फैन बनिए, उनका हौसला बढ़ाइए। लेकिन क्या रवीश भाई, आप अगर फैन नहीं चाहते हैं तो ये जो युवा वर्ग है जो आपको फॉलो करता है, आपके नक्शे कदम पे चलना चाहता है, आप जैसा बनना चाहता है, तो कहीं आप एक्सटेंशन ऑफ रवीश देखते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? और अगर चाहते हैं देखना एक्सटेंशन ऑफ रवीश, तो वो क्या होगा? नहीं, मैं तो नहीं चाहता कि कोई मेरी तरह बने। हम चाहते हैं कि हर कोई अपनी अपनी तरीके से अपना अपना रास्ता ढूंढे, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी और की तरह बनता। मैं ज़रूर लोगों को पढ़ता हूँ, सराहता हूँ, वो अलग बात है, पर आप सब इस दुनिया में आए हैं अपने रास्ते से चलने के लिए। और लोकतांत्रिक स्पेस जो है यही मौका देता है कि आप अपने ख्याल से लेकर चीज़ों को बनाने बेचने तक का काम अपनी आज़ादी से कर सकते हैं। तो अपनी रचनात्मकता को आप परखिए, उसे फलने फूलने का मौका दीजिए, और आप सुरेश बनिए, मनीष बनिए, सुनीता बनिए, संगीता बनिए। क्या ज़रूरी है कि सब रवीश ही बने? सबको नहीं बनना चाहिए। कहानी कहानी सुननी है लपरे, क्या आगे बढ़ें?
एक कहानी कहानी, सुना। एक तुम बड़ा कहानी। सवाल कर रहे हो, आगे बैठ। कौन है? हाँ, तो एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ और मैं मेट्रो सी। हाँ, जब भी तुम साउथ एक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूँ। चुप करो, तुम पागल हो। दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है। जैसे हर किसी की आंखों में इश्क नहीं होता। अच्छा, तो मैं साउथ एक्स कैसे हो गई? जैसे कि मैं करावल नगर हो गया। सही कहा तुमने। ये बारापुला फ्लाईओवर ना होता तो साउथ एक्स और सराय काले खां की दूरी कम ना होती। तुम मुझसे प्यार करते हो या शहर से? तुम मुझसे प्यार करते हो या शहर से? शहर से, क्योंकि मेरा शहर तुम हो। रवीश भाई, अगर आपकी इजाज़त हो, आज्ञा हो, तो कुछ गुफ्तगू का सिलसिला इश्क और जरूर। मोहब्बतों को आगे बढ़ाया जाए। सवाल एक एक करके कीजिएगा, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं, और सवाल छोटे रखिएगा और please। आधार कार्ड, पैन नंबर ये सब नहीं बताने वाला हूँ। माहौल बदल गया है। कौन कहा मेरा पैन नंबर लेके नेहा क्या नेहा बदल दे। नेहा नेहा ने साफ तौर पर कह दिया, इसलिए माइक हम आपको नहीं देंगे। जल्दी से। छोटा छोटा सवाल सर। सर आपने इतनी आपकी टीआरपी भी एनडीटीवी में है, बट आप लोग क्या देखते हैं कि जो इतना देखना पसंद करते हैं, और आप जितने यहाँ पर बैठे हुए बच्चे सब लोग आपका फैन बन चुके हैं, इसका मेन कारण क्या है? कारण देश की महंगाई है। कोई सस्ता और अच्छा एंकर ढूंढ के लाओ। सर आप ऐसे ही चलती रहिए, देश आपके साथ है। नहीं नहीं, देश उनके साथ हो जिनको आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। हम तो पीछे से कुर्ता खींचने वालों में से हैं। सर आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप अपनी अंतिम बार होम टाउन कब गए थे, गांव कब गए थे, और अब जाते हैं तो जब आए थे तो क्या आपको अंतर महसूस होता है? देखिए, मेरा उस मोतिहारी से बहुत भावनात्मक लगाव है, और उस लगाव की वजह मेरे पिताजी हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो जब थे तो काफ़ी जाना पड़ता था, और अब वो नहीं है तो उनकी वजह से मैं नहीं जा पाता हूँ। क्योंकि जाना सिर्फ मेरे लिए मोतिहारी जाना नहीं है, मतलब मैं इस तूफ़ान से गुजरने लगता हूँ, मैं संभाल नहीं पाता हूँ। तो इतनी गहरी यादें जुड़ी हुई हैं कि मैं भागता रहता हूँ उससे। लेकिन मैं छठ में गया था, मेरी बड़ी माँ गुजर गई थी, तब मैं गया था। मेरी माँ अभी गांव में ही हैं, तो सुबह ही उनसे बात हुई है। वही बताई कि लोग यहाँ बड़ा खिसियाई चला था, केहू के पास पैसे नहीं थे। हम बोले काहे तरह लगे, पैसा नहीं क्या? पैसा तो देवे कोई नहीं है तरह के। तो सब दे दिला, हजार हजार का, 100 रुपया का कुछ मिलते नहीं खे। ना घर में आलू आवता ना सब तरकारी आवता। तो मैंने किसी को कहा कि भाई सब्जी भेज दो माँ के लिए जरा सा घर में। तो संबंध है, पर जाना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। रवीश भाई, दर्शकों से हम सवाल पूछवाएं, लेकिन ये जो बात आपने कही, अपनी अपनी भाषा, जो अपनी बोली जो आपने बोली इस भोजपुरी में, जब आपने एंकरिंग में इसका इस्तेमाल किया, वो डेलिब्रेट था या बस अगर मैं वहाँ बैठा हूँ तो अपनी बात पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर बोली, भाषा, उच्चारण, व्याकरण ये सब नहीं आएगा? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे मालूम नहीं कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तो आप जो सामान लेकर गांव से आए हैं, कम से कम वो तो दिखाइए, है ना। भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। जब हम लोग अपने घरों में हिंदी को बोलने बरतने लगे तो बड़ी माँ बहुत डांट देती थी कि आइल वाले पटना से अंग्रेजी बोलता रहे। वो बाद में पता चला अंग्रेजी कुछ और है। तो मैंने कहा अरे बाप रे बाप, मैंने हिंदी सीखने में ही जिंदगी लगा दी, पता चला अंग्रेजी कहीं और। आओ बेटा, व्हाइट हाउस तक तो पहुंचो। तो मुझे लगा कि जो मेरी मातृभाषा है वो आपको पता होना चाहिए। हम जैसे जिन्हें आपके विचारों से प्यार है, खुदा ना खास्ता अगर एनडीटीवी पे एक दिन का बैन लग जाता है तो आप क्या कहेंगे कि हम क्या अरे करें? बैन कैसे लग जाता है? आप नहीं थे क्या? आप लोग नहीं हैं, तो जब आप रहेंगे तो कैसे बैन लग जाए? यहां खड़ा होके न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे। क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे। इसमें क्या है?
करो, जो जो करना है करो, बैन करना है बैन करो, बंद करना है बंद करो, जो करना है करो। क्या करें? हम तो न्यूज़ पढ़ लेंगे बाथरूम में बंद करके, तो क्या करो, रोक लोगे ये क्या? आखिरी सवाल लेंगे। ओ, अरे नेहा जी, नेहा जी का आदेश आ गया अब। और किसी के मोबाइल पे आवारा लिखा हुआ है पीछे। रवि सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आज के दौर में पत्रकारिता करना इतना कठिन हो गया है, तो क्या आगे या और कठिन होता चले जाएगा? और जो पत्रकारिता में 2 धड़े बन चुके हैं, क्या वो धड़े और ज़्यादा बनेंगे या इसी हाँ, वो पर ज़्यादा बनेंगे, वो ज़्यादा बनेंगे। और देखिए, हम किसी पत्रकारिता में कभी आदर्श दौर में तो रहे नहीं। आप गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे तो कोई होंगे नहीं। आप भगत सिंह की टिप्पणियाँ पढ़ लीजिए, गांधी की टिप्पणियाँ पढ़ लीजिए, हर दौर में ऐसा कोई स्वर्ण युग नहीं रहा। पर अंततः ये पत्रकारिता को ठीक करने की लड़ाई पत्रकार की व्यक्तिगत लड़ाई बन जाती है। हम चाहते हैं आप ये समझें इस बात को। आप जो अखबार खरीद रहे हैं, जो चैनल देख रहे हैं, उसके हेडलाइन को बहुत बारीकी से देखिए कि राजा का गुणगान है या प्रजा के हाहाकार का उसमें स्थान है। आपको देखना पड़ेगा ना। गुणगान ज़्यादा है तो शक करना चाहिए, स्थान ज़्यादा है तो भरोसा रखना चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है। जब समस्या का पता होगा तभी तो राजा अच्छा करेगा ना। बहुत धन्यवाद आप सभी का, रवीश भाई। अरे सर, यही काम करने दीजिए ना। अभी तो इश्क में बैठे हैं, आप राजनीति में ले आए हैं। जो लोग राजनीति में हैं उनको ही मुझसे इतनी तकलीफ है। अब आप वहाँ भी पहुँचा देंगे तो दिन भर वहाँ भी सब तकलीफ में रहेंगे। और पत्रकार राजनीति में जाएगा तो हार जाएगा, आप ही लोग वोट नहीं देंगे। भाई, बागों में बाहर हमसे क्यों पूछ रहे हो? एटीएम के पास कतार है, जाके देखो। हमसे क्यों पूछ रहे हो? भाई आप लोगों की डिमांड नेहा जी ने मान ली है। आज 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 इसके बाद सब 2-2 हज़ार देना हमको, पैसा नहीं निकाल पाए हैं। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप किसी गांव से या छोटे शहर से आते हैं तो यहाँ पे बातें होती कि अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नहीं तो आप एंकर नहीं बन पाएंगे, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक मौका आता है, चांस आता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ हाँ, आप राजदीप इसका जवाब दे सकते हैं। राजदीप ने मुझे कई मौके दिए जिंदगी में, ऐसा नहीं है। आप दे सकते हैं। नहीं, अब रवीश माने या ना माने, कहीं ना कहीं उनके इस क्या कहें, इस नए अवतार में, इस सफ़र में हमारा थोड़ा हाथ था। तब वो पहले जब आए थे वो डेस्क पर थे और उनकी जो हेयर स्टाइल थी बिल्कुल देवानंद की तरह थी। तो मैंने उनको कहा था और उन्होंने, मुझे लगता है एक इंटरव्यू में भी कहा, मैंने कहा देखो तुमको रिपोर्टर बनना है तो ये देवानंद जैसी हेयर कट नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहा यही मेरी एक हेयर स्टाइल है। और हिंदी जगत में ये आपने जो बात कही ये साफ है, जो डेस्क पर बैठा रहता है लड़का, और रवीश उस समय डेस्क पर था। जो रिपोर्टर एंकर होते हैं वो किसी को दूसरे को आगे नहीं आने देते हैं। मैं हमेशा समझता हूँ उत्तर भारत में ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि लोगों को किस तरह से नीचा और खींचना है, उनकी टांग किस तरह से खींचनी है, उसमें लोग ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। तो रवीश को थोड़ा बहुत मैंने उस समय बचाया, क्योंकि नहीं तो उनके जो सीनियर्स थे वो रवीश को कैसे आगे नहीं जाने देना है, मेरिट से जो चलना है जिस आदमी को, उसको कैसे कमज़ोर करना है, उसमें लगे रहे थे। लेकिन रवीश की खुद की ये, मुझे लगता है ये मेरिट की वजह से, उनकी जो काबिलियत है उसकी वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति, और इस नए भारत में आपको कोई नहीं रोक सकता। और रवीश जैसे कई लोग हैं जो इसकी, महेंद्र सिंह, मैं रवीश की तुलना महेंद्र सिंह धोनी से करता हूँ एक तरह से, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो धोनी भी एक छोटे शहर से आए और एक ज़माने में लगता था कि क्रिकेट केवल अगर आप बम्बई और दिल्ली से आते हैं तो ही आप क्रिकेट खेल सकते हैं, मुश्किल से हैदराबाद या बंगलोर ले लीजिए। एक ज़माने में ये भी लगा कि मोतिहारी से जो व्यक्ति आता है वो पत्रकारिता नहीं कर सकता। रवीश ने ये दिखाया कि जो मोतिहारी से आता है वो बम्बई से मैं एक बम्बई से आता हूँ, मुझसे वो बढ़िया पत्रकारिता करता है, उसका एक ये सबूत है। बहुत धन्यवाद राजदीप सर, मजा आ गया। आप बैठे थे, आप शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत सही धन्यवाद। है जो राजदीप जी ने एक कही मिनट आ है। रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। तो अगर आपकी नीयत सही हो तो अच्छे लीडर मिल जाते हैं आपको। सर, आपने कभी किसी से प्यार किया है? 100% किया है। और क्या, ये तो ऐसे ही कहानी थोड़ी लिख देंगे।
सर ना आप डांटते हो ना फटकारते हो ना स्टूडियो में आके अदालत लगाते हो, फिर आप करते क्या हो? सर सपने जी, देखता हूँ। अब इस सेशन की समाप्ति करनी होगी, वक्त हो गया अगले सेशन पर का। आपका जो सवाल था, वक्त अगले इतना सेशन डरिए का हो नहीं कि गया। आप हिंदी के हैं या छोटे शहर से आए हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा। आप अगर ईमानदारी से काम करते चलते हैं तो बहुत सारे लोग सपोर्ट में आ जाते हैं। अभी राजदीप जी ने बताया, तो बहुत सारे लोगों का आपको साथ मिलता है। नीयत अच्छी होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, तो कोई साथ दे देता है। कुछ छोटा वाक्य सा सुना देते हैं। हाँ, अब चलते हैं। जंतर मंतर पर नारे लगाते हुए दोनों करीब होने लगे। जंतर मंतर पे नारे लगाते हुए दोनों करीब होने लगे। लगा कि प्रेम को जिंदगी का मकसद मिल गया। अपने माँ बाप के आतंक से त्रस्त दोनों झूमने लगे। 3 दिन के बाद जब उस भीड़ में अपने मिडिल क्लास माँ बाप को देखा तो दोनों भाग लिए। वो अब अन्ना को गरियाने लगे। इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाते ही कंट्री चेंज करने का फितूर जल्दी घर पहुंचने की रणनीति में बदल गया। क्या आपको ये लगता है दोस्तों कि रवीश कुमार की जो शोहरत है वही उनकी समस्या है? अरे भागते हैं भैया। रवीश जो हैं, रवीश को फैंस पसंद नहीं है। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? और एक बात और हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता, बहुत धन्यवाद। ये Thank you, Syed. रश्मि Thank you. रश्मि रवीश भाई, रश्मि में आपका स्वागत। और रश्मि संस्कार जो सब होते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे करने नहीं देना चाहते। एक बात आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि चाहे वो दिखने की बात हो, चाहे वो लिखने की बात हो, चाहे वो सुनने की बात हो, रवीश हर जगह इनकी मौजूदगी है। हर जगह रवीश नज़र आते हैं और चुप भी हो जाते हैं। ये वो पहले ऐसे इंसान हैं जो टेलीविज़न के स्क्रीन को ब्लैक कर देते हैं, जिसके बारे में हमसे कहा जाता है। ये वो पहले ऐसे पत्रकार, पहले ऐसे एंकर हैं। एंकर्स के बारे में कहा जाता है, नेहा भी एंकर हैं, हम भी एंकर हैं। हम लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर 2 सेकंड अगर आप चुप हो गए स्क्रीन पर, तो हमारा जो डायरेक्टर होता है, जिसका ईयरपीस हमारे कान में लगा होता है, उसकी आवाज़ आती रहती, वो डांटता है पूरी तरह से, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या तरीका है ये, चुप क्यों हो गए। मतलब एंकर के बारे में, और एंकर से उम्मीद कोई भी चैनल ये करता है कि वो बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे। और जो चर्चा आजकल होती है टीवी पर, खूब डिबेट होती है या नहीं, खूब शोर शराबा, मार गाट, चीखना चिल्लाना होता है ना, इकलौते रवीश ऐसे हैं जो अच्छा अरे बिल्कुल, कहाँ भाई, बाहर है, बिल्कुल है, लपरेक। कतार भी है, बाहर भी है, चिंता मत कीजिए। ये रवीश के बनने की प्रक्रिया क्या है? बहुत तकलीफ दे है। क्योंकि ये जो बनना होता है, हर पल बनना होता है। और आप लोगों की निगाह में ना तो पहली बार के लिए बनते हैं, ना आखिरी बार के लिए बनते हैं। रोज़ अपना इम्तहान देना पड़ता है। कुछ लिखने से पहले वो गलत हो सकता है, लोग नाराज़ हो सकते हैं, कुछ दिखाने से पहले उनकी राय बदल सकती है, और कार्यक्रम के साथ साथ आपके बारे में भी राय बदल सकती है। तो बहुत ही आप समझिए कि हम रस्सी की धार पर चलते हैं, उस पर कब फिसल जाएं, कब गिर जाएं, इसका ख़तरा तो रहता ही है। तो बहुत ही तकलीफ़ दे प्रक्रिया है। तब भी जब कोई कार्यक्रम या कुछ लिखना आपका लोगों के बीच सराहा जाता है, और तब भी जब आप पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत ईमानदारी से आपने साफ गोई से ये कहा है। आप ये कहते हैं रवीश कि मैं किसके लिए लड़ूं, क्यों कहते हैं ऐसा, जबकि आप तो सबके लिए लड़ते हैं, इन बच्चों के लिए लड़ते हैं, इस देश की आम जनता के लिए लड़ते हैं, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बोलते हैं, उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। फिर भी ये जो दर्द आता है रवीश का कि मैं किसके लिए लड़ूं, बुरा लगता है आप लोगों को? क्या आप लोगों को तकलीफ होती है कि आखिर रवीश मजबूर क्यों हुए ये बोलने के लिए? दोस्तों बताइए। देखिए, हम या आप या हम दोनों, हम सभी किसी को हमेशा विजेता के फ्रेम में देखते रहने की आदत पाल लेते हैं। हम
ये नहीं समझते कि जो लड़ने वाला है वो अपने भीतर, अपने मन के भीतर भी कुछ लड़ाइयाँ हार रहा होता है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स किसी इतिहास में मैं नहीं जानता जो हर लड़ाई जीतता है। एक लड़ाई जीतने वाला भी 100 लड़ाई उसी वक्त हार रहा होता है। तो उस हारने की एक तकलीफ़ है, पीड़ा है जो सईद चुप कराती है। और कई बार मुझे लगता है कि मैं इस मोर्चे पे तो जीतता हुआ लग रहा हूँ, लेकिन वो तमाम मोर्चे भी दिख रहे होते हैं मुझे जिस पे मैं हार रहा होता हूँ। वो बहुत सारे मोर्चे हो रहे होते हैं। हो सकता है कि आप दुनिया को कह रहे हैं कि हमें एक रास्ते पे चलना है, हो सकता है कि आपका कोई बहुत करीबी ठीक उसके विपरीत रास्ते पे चल रहा हो, तो आप उसको बदल नहीं पा रहे हैं। तो आप कहते हुए तो जीत रहे हैं, लेकिन नहीं बदलते हुए हार रहे हैं। तो एक ही साथ आप विजेता होने के साथ साथ पराजित भी हैं दोस्त। कहाँ से फिर वो लड़ने की शक्ति मिलती है? वो आती है मेरे अकेलेपन से, क्योंकि मैं ज़्यादातर अकेला रहता हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मेरे सहमत हैं आप अकेलेपन लोग? से आती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये इतने लोग हैं जो रवीश। आप सब हैं मेरे साथ, लेकिन लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं आम तौर पे अकेला रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी एकाकी है, बहुत कम अपने आप को लोगों के बीच बांटता हूँ। और जब आप अकेले होते हैं तभी आपके भीतर ताकत का असली इम्तहान होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आपके लिए आना चाहते हैं, और मैं अकेले चल के देखना चाहता हूँ कि मैं वहाँ तक जा सकता हूँ कि नहीं। वो जो जिसने अपने कॉलर को ऊंचा किया हुआ है, मज़ा इसी में है कि अकेले चल के उसके कॉलर को थोड़ा नीचे कर दिया जाए। क्या है कि बात, नहीं? क्या बात। बहुत लोग हीरे हुए, बहुत लोग मंचों पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते रहे। हमारा फ़न इसी में है कि हम उनको मंच से उतार दें। और उसमें बहुत ही बखूबी आप अपना काम कर रहे हैं। सवाल ये कि ये रवीश भाई, ये जो युवा वर्ग यहाँ पर बैठा है, आपको इन्हें इन्हें सारे पता है? युवा हैं, कोई मेरे जैसे नहीं है क्या? अरे आप तो सबसे ज़्यादा युवा हैं दोनों, सबसे ज़्यादा चमक रहे हैं आप। रवीश को दोस्तों आपको बताएं कि बड़ा अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी में जाना। रवीश को बड़ा अच्छा लगता है कैंटीन में आप लोगों से बैठकर गपशप करना, आप लोगों के साथ खाना खाना, आप लोगों से मिलना जुलना। और यही वो ताकत है फेसबुक की, यही वो ताकत है ट्विटर की, यही वो ताकत है सोशल मीडिया की। हैं आप सब? फिर ऐसी क्या वजह हुई रवीश, ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने आप को इतना रेस्ट्रिक्ट कर लिया सोशल मीडिया से? देखिए, मैं इसको जल्दी समझ गया था कि ये जो गाली देने का सिलसिला है वो एक राजनीतिक रूप से संगठित सिलसिला है, और एक प्रायोजित तरीके से कुछ पत्रकारों को एक तरह से चिन्हित किया गया और गालियां दी गईं। कुछ लोगों ने कहा कि समाज बदल गया है, उससे बोलना नहीं आ रहा है, तो वो गालियां दे रहा है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो कोई मेरी बात सुन नहीं रहा था कि आपकी नज़र के नीचे से एक ऐसी गुस्ताखी हो रही है जो आपकी नहीं, आपके बाप दादाओं के अर्जित लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। ठीक, आप जो अभी यहाँ गुलाब जामुन खा रहे हैं, उसको खिलाने के लिए, ताकि आप खा सकें, बहुतों ने अपनी पीठ पे बहुत लाठियाँ खाई हैं। भाषण देके इस वक्त नेता बनना सबसे आसान वक्त है ये। तो ये गालियों का सिलसिला चला, और इसको कई लोग इसको सपोर्ट में इसके खड़े हो गए कि ये ट्रोल हैं, जैसे ये बाराती के दूल्हे के सहबोले आए हों कि उसके साथ साथ आए, इनको बर्दाश्त कीजिए। तो ये गलत हो रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि अगर दुनिया इतनी तेजी से बदल गई, जो गालियों में बात कर रही है क्योंकि उसे बात करना नहीं आ रहा, तो ये ज़्यादातर गालियां तो लड़कियों के खिलाफ हैं। क्या उनके भाई और उनके बाप घरों में इसी तरह से बात कर रहे हैं क्या? आपने कब सुना? 2014 में सुना, 2015 की फरवरी में सुना, 2016 की फरवरी में सुना। कब सुना आपने अपने घरों में कोई गाली देके बात कर रहा है? कब सुना आपने? ये लोकतंत्र कब बदल गया? कब हमारे आपके बीच की जो सार्वजनिक बातचीत की जो तरीका है वो कब बदल गया? मुझे बताइए। तो आपको इसलिए पता नहीं चला कि वो दरअसल बदला नहीं था। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गुंडे खड़े कर दिए, जिसका अंग्रेजी में नाम है ट्रोल। और गुंडों की भाषा को लोकतंत्र में सवाल के नाम पर जायज बनाने की कोशिश आज भी हो रही है, आज भी हो रही है। आप इस फर्क को समझिए। नेता से मोहब्बत करना, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और हमको सवाल पूछने देना, दोनों अलग अलग चीजें हैं।
अगर आप पत्रकार में भी नेता की छाया देखेंगे तो सत्यानाश करेंगे इस लोकतंत्र का। मैं बता रहा हूं इसका हिसाब किताब क्या है, एक लाइन में बता देता हूं कि नेता को आपने वोट दिया तो अपने मोहब्बत की कीमत आप डायरेक्ट वसूलो। अगर एजेंट हमको बनाओगे तो हम कितना वसूल लेंगे, आपको चवन्नी नहीं मिलेगा। ए से लेकर जेड तक, सिपाही से लेकर कमांडो तक सब मेरे पीछे खड़े रहेंगे। क से तो कोई सुरक्षा होती नहीं, ख से तो कोई सुरक्षा होती नहीं। सुना है सुरक्षा बहुत अंग्रेजी है, वाई और जेड से होती है। कहानी है, दो प्रेमी है। मैं अपने समय को, मैं यही सोचता हूं कि ये जो हमारा समय गुजर रहा है या जो गुजर चुका है, उस वक्त के दो प्रेमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे। क्या प्यार करना सिर्फ एक दूसरे को छूना है, महसूस करना है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हम हाड़ मांस के शरीर तो है नहीं। और जो प्यार करने वाला होता है वो दरअसल बागी होता है, कम से कम इस देश में, कि उसे कम से कम परिवार से लेकर समाज और देश तक से लड़ना पड़ता है। हमारा प्यार तो असली है ना? हाँ, पर ये तुम क्यों कह रही हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ, लेकिन इसका प्यार के असली होने से क्या संबंध? कुछ तो है, पर कैसे कहूं? यार देखो, इस दिल्ली में सांस लेने के लिए हवा नहीं तो प्यार की गारंटी कौन देगा? क्या तो प्यार असली नहीं है, ये भी फेक निकला। मैंने ये कब कहा कि इश्क फेक है? तुम भी किन ख्यालों में खोई रहती हो? अच्छा, मुझे तो पता था कि हमारा प्यार असली है, तुम फेक नहीं हो। तो फिर पूछती क्यों हो? प्यार तो असली है, लेकिन 500 का नोट नकली हो गया। तभी तो खाली हाथ आई हूं। बट हैप्पी बर्थडे समर। कोई नहीं, हमारा प्यार समझो 2000। आप जिस संस्थान के साथ काम करते हैं, जिस संस्थान में रात को हम लोग सब आपको देखते हैं, सुनते हैं, पर मेरी तो टीआरपी 0 है। मैं उल्टा, दुनिया का अकेला 0 टीआरपी एंकर उल्टा, हूं। इसका उल्टा है। ये बहुत मॉडेस्ट हैं हमारे रवीश भाई, इसका बिल्कुल उल्टा है। आजकल हम उस चैनल के बारे में कहते हैं कि अरे 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 ये क्या, और आपके बारे में कहते हैं वाह 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 वाह, देखो 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 देखो। तो जब ये इस तरह की स्थिति होती है कि जिस संस्थान में आप हैं उसके बारे में कुछ और बातें होती हैं नेगेटिव और आपके बारे में पॉजिटिव होती हैं, तो ये कितनी बड़ी रवीश भाई दुविधा है, कैसे आप उससे मैनेज करते हैं? काम पे ज़्यादा फोकस रहता है और ये दुविधाएं तो हर जगह हैं, है ना। और मैं वहाँ खुश हूँ, मुझे करने की आज़ादी है, इसलिए वो मेरा है। जो भी है उसका गुण अवगुण सब मेरा है, मैं उससे भाग नहीं सकता हूँ। और जो आज़ादी उस संस्थान से मिली है, मैं इसकी कल्पना कहीं नहीं कर सकता। अगर आप यकीन कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए कि मैं सचमुच अपना आइडिया किसी को नहीं बताता हूँ और कोई मुझसे नहीं पूछता है। मैं कल क्या होगा मेरे साथ मैं नहीं जानता हूँ, पर आज तक मैंने एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जो मैंने अपने किसी कॉलीग को भी बताया हो। ब्लैक स्क्रीन के बारे में उस संस्थान के भीतर कोई नहीं जानता था, ये मैं वहीं कर सकता था। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी जो माइम का किया, तो माइम शब्द को ही मैं 6 बजे से पहले नहीं जानता था कि इसे माइम कहते हैं। तो मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था कि डीडी में वो देखे थे उसको क्या बोलते हैं यार, ऐसे ऐसे करता है, दीवार छूता है, ऐसे निकलता है। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ ऐसे लोगों में उसका रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो हमें वो समझना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई मुझे कुछ भी दे सकता है, पर 20 साल जो मैंने उस संस्थान में गुजारे हैं, ये आज़ादी कोई नहीं दे सकता। मुझे तो लगता नहीं कि मुझे कहीं मिलेगी ऐसी आज़ादी। बहुत बहुत ईमानदारी से नौकरी मिल जाएगी, मैं एडिटर हो सकता हूँ, मैं खुद भी चैनल खोल लूँगा, तो पता नहीं वैसी आज़ादी मिलेगी कि नहीं। बहुत बहुत बड़ी बात। लेकिन जो हमारी जिस माध्यम के लिए रवीश भाई हम लोग काम करते हैं, टीवी, टेलीविज़न, वो घर घर में जाता है, बेडरूम में जाता है, पान वाले के पास, बीड़ी वाले के पास, और सूचना क्रांति के माध्यम से वो गांव गांव, कस्बे कस्बे, हर जगह पहुंच गया है। एक बंधी बंधाई लीक थी, एक बना ठना एंकर बैठता है, वो बात करता है, अच्छी तरह से खबरें आपको बताता है, उसकी भाषा अच्छी होती है, उसकी शैली अच्छी होती है, और वो बहुत अच्छी तरह से सब कुछ पेश कर देता है। राइट? हाँ या नहीं दोस्तों? कैसे कैसे आपने इस लीक को तोड़ा, कैसे आप अलग हटे, कैसे आपने भाषा और दूसरी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनसे हटकर
अपनी सोच को अपने शब्दों में और अपनी स्टाइल में पेश किया और वो पसंद किया जाने लगा। क्या ये खतरा कभी नहीं था कि अगर मैं ये करूँगा तो नहीं, मुझे लोग रिजेक्ट कर देंगे? सईद भाई, ऐसा नहीं है। वो आप जब जोखिम लेते हैं तो उसका तनाव होता है। मैं पिछले ही शुक्रवार को जब ये करने जा रहा था तो हमारे कोई नए सहयोगी बैठे थे, उनको मैंने कहा अब मैं कान पकड़ता हूँ, मैं इतना प्रयोग नहीं करूँगा, बहुत टेंशन होता है। शो के पहले पूरे पसीने से आप भीग जाते हैं, मालूम नहीं कि किस तरह का रिस्पॉन्स होगा, पर आप कर देते हैं। देखिए, टेलीविज़न में क्रिएटिव होने की बहुत संभावनाएं हैं। अभी भी हम उन संभावनाओं को एक्सप्लोर नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारे दर्शक एक ही चीज़ को पसंद करते होंगे। जब वो घर में एक खाना नहीं खाते, एक कपड़ा नहीं पहनते, तो एक ही तरह का फॉर्मेट वो कैसे देखना पसंद करेंगे? पर वो देखते होंगे, बस एक सिलसिला चला आ रहा है, उनकी रोज़ रात की ज़रूरतें हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन मेरा दर्शकों में बड़ा विश्वास है कि उन्होंने मुझे ऐसे ही देखा है। कहते हैं ना कि मोहल्ले के जिस लड़के को आप देखते हैं जैसे बचपन से बड़े होते तक, उसे आप वैसे ही देखते हैं। गुड्डू तो ऐसा ही है, देखते तुरंत 2 बात में घबरा जाता है ना? हम कुछ भी हो जाए तो मेरे मोहल्ले की आंटियों से पूछेंगे तो बहुत घबरा जाता है, बच्चे से ऐसा था, है ना? तो मेरे बारे में सबसे पहले वो यही सोचती हैं कि उसको ज़रा कोई फ़ोन करो, बहुत घबरा गया होगा। तो मैं घबराता हूँ, मुझे डर भी लगता है, मैं डरपोक हूँ। क्योंकि अगर आप डरपोक नहीं हैं तो बहुत चांस है कि आप बहुत शातिर आदमी हैं। जो भी आदमी कहता है कि वो शेर है, दरअसल वो इंसान नहीं, कुछ और है। जो भी आदमी, चाहे नेता हो, अभिनेता हो या एंकर हो या कोई भी हो, जिसने कहा कि वो शेर है वो इंसान नहीं, कुछ और है। क्योंकि शेर के लिए तो अलग व्यवस्था प्रकृति ने की है। भाई, जब जंगल में शेर है तो तुम डुप्लीकेट बन के काहे घूम रहे हो? भाई, अगर आप शेर हैं तो क्या हम भी बाड़ा लगा दें आपके आगे पीछे? चिड़िया खाने के डायरेक्टर को बोले कि इनको घास मीट अंदर फेंको, इनको बाहर मत निकालो, ये खतरनाक है, तो नहीं। तो वो एक खतरा आप लेते हैं। और एक वजह ये है कि टेलीविज़न की दुनिया बहुत महंगी दुनिया है, बहुत ही महंगी दुनिया है, बहुत हर सेकंड दांव पे लगा होता है। और इसका जवाब मैं खुद अपने आप हूँ, मैं बहुत सस्ता हूँ। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें पैसा लगता है। नहीं, आप बहुत कीमती हैं। हम महंगे नहीं कहेंगे, लेकिन आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत कम होता है। नहीं, हम सब, चलिए, बहुत अच्छी बात। गुड्डू नाम है आपका घर नहीं, का? गुड्डू गाम नहीं। क्या है, बता दीजिए। फिर कभी जानना नहीं चाहेंगे आप लोग? अब आज तो रवीश को आप छोड़ेंगे नहीं। विकिपीडिया पे भी तो कुछ सर्च कीजिए जहां मेरे बारे में गलत सलत निकली है। फिर कभी हमने ये सुना कि फैन कल्चर जो है वो आपको पसंद नहीं है। हाँ, क्यों? मैं देखिए, नहीं, उसमें बुराई। अच्छा, पहली बात तो पसंद ही नहीं है। आप और हम सब इन्हें पसंद नहीं है भाई। नहीं, तो मैं कहता हूं, आपका लड़ने का हक बनता है या नहीं बनता है? क्यों पसंद नहीं? मैं क्यों कहता हूं, देखिए, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीते तो जावेद भाई भी वहां थे। तब मैं अपने लाइव में कह रहा था कि आज से ये राजनीतिक बदलाव का दावा करने वाली पार्टी को हुकूमत में मौका मिला है, और आज ही से आप जनता में बदल जाइए, फैन मत बनिएगा। फैन आप शाहरुख खान के हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप विराट कोहली के हो जाइए, अच्छी बात है। राजनेता का फैन कभी भी नहीं होना चाहिए। राजनीति में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है 2 चीज की। या तो आप सीधे किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन जाएं, बहुत अच्छा होता है। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता बनना, वो अपनी पार्टी को जीता है, उसके लिए लाठी खाता है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा स्पेस है जनता का, वो जनता का रहना चाहिए। फैन जो है, राजनीतिक दलों ने एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर बनाया है। सारे बदमाशी का काम वो फैनों से करवा रहे हैं, सारे बदमाशी का काम। कहते नहीं हमारे लोग तो नहीं है, फैन है, बोल रहे हैं ऐसे करके। तो ये जो राजनीति का फैन है, दरअसल वो गुंडा का अंग्रेजी नाम है। ठीक, तो आप किसी नेता को सपोर्ट कीजिए, जनता बने रहिए 5 साल तक, फैन मत बनिए किसी का। अगर आप फैन बनते हैं तो आप सवाल करने के अपने अधिकार और अपने हक को आप त्याग देते हैं। हम फैन हैं, जैसे हम सोचते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि शाहरुख की फिल्म आ रही है, अच्छी नहीं होगी तो मैं देख लूंगी यार, मैं तो पता नहीं 150 रुपये का नुकसान हो जाए, पर शाहरुख की फिल्म फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। ये फैन की मेंटेलिटी होती है, वो आउट नहीं होना चाहिए, उसकी फिल्म फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। पर राजनीति में आप फैन बनेंगे ना, तो रोज उसकी परीक्षा लेनी पड़ती है, नेताओं के फैसले की अलग अलग स्वरूप में। तो इसलिए आप नेता और पत्रकार, इन दोनों को फैन कैटेगरी से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों के फैन बनिए, उनका हौसला बढ़ाइए। लेकिन फिर
लेकिन क्या रवीश भाई, आप अगर फ़ैन नहीं चाहते हैं तो ये जो युवा वर्ग है जो आपको फॉलो करता है, आपके नक्शे कदम पे चलना चाहता है, आप जैसा बनना चाहता है, तो कहीं आप एक्सटेंशन ऑफ रवीश देखते हैं? और अगर हाँ तो कैसे? और अगर चाहते हैं देखना एक्सटेंशन ऑफ रवीश तो वो क्या होगा? नहीं, मैं तो नहीं चाहता कि कोई मेरी तरह बने। हम चाहते हैं कि हर कोई अपनी अपनी तरीके से अपना अपना रास्ता ढूंढे, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी और की तरह बनता। मैं ज़रूर लोगों को पढ़ता हूँ, सराहता हूँ, वो अलग बात है, पर आप सब इस दुनिया में आए हैं अपने रास्ते से चलने के लिए। और लोकतांत्रिक स्पेस जो है यही मौका देता है कि आप अपने ख्याल से लेकर चीज़ों को बनाने बेचने तक का काम अपनी आज़ादी से कर सकते हैं। तो अपनी रचनात्मकता को आप परखिए, उसे फलने फूलने का मौका दीजिए, और आप सुरेश बनिए, मनीष बनिए, सुनीता बनिए, संगीता बनिए। क्या ज़रूरी है कि सब रवीश ही बने? सबको नहीं बनना।